नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस विशेष कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। वार्तिक टीवी का यह वीकली फीचर है जिसमें हम राजनीति को डिस्कस करते हैं और यह प्रोग्राम हमारी राजनीति को, हमारी अर्थनीति को, हमारे अर्थशास्त्र को समर्पित है। और इस कार्यक्रम में हम वार्तिक टीवी के जन जागरण अभियान के तहत भी ये कार्यक्रम विशेष तौर पर आपके सामने लेकर आते हैं। हमारा ये उद्देश्य है इस कार्यक्रम को लेकर कि हम वोट देने से पहले राजनेताओं की और राजनीतिक पार्टियों की भाषा को नोट करना सीखें। उनकी तरफ जो गूढ़ अर्थ है उनके, कहावतों के समझ लीजिए या आपकी घोषणाओं के समझ लीजिए, उसको अच्छी तरह से समझकर ही हमारा निर्णय लें, क्योंकि लोकतंत्र आपके जीवन को डिसाइड करता है। ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई बाहर से कोई ताकत आकर आपको रूल करेगी या कि उनके फैसले आपके ऊपर लागू होंगे। आपके फैसले आप ही के द्वारा लागू होंगे। जनतंत्र में, लोकतंत्र में यही एक खासियत है। लेकिन जनतंत्र का और लोकतंत्र का सबसे बड़ा फायदा तब मिल पाता है जबकि आप अपनी जागरूकता का परिचय दें और आप न केवल इसे एक रस्म अदायगी के तौर पर रखें। एक कस्टमरी काम नहीं है ये वोट देकर आना कि ठीक है एक रस्म अदा करनी है और आकर हम घर से निकले और वोट देकर आ गए। ऐसा करने की बजाय आप राजनीति को बहुत बारीकी से देखें, जिससे कि आपके हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का हम समुचित रूप से ध्यान रख सकें। और इसी तरह का ये प्रोग्राम हम आपके समक्ष लेकर आते हैं। चूंकि ये प्रोग्राम, इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो इसलिए भी जरूरी हैं कि हमने 75 साल से देश आज़ाद होने के बाद ये डेमोक्रेटिक, ये लोकतांत्रिक सिस्टम अपनाया है, जिसका अभी तक हमें उतना फायदा नहीं मिल सका है। अभी भी हमें बरगलाने वाले, बहकाने वाले नेता मौजूद हैं और वो अपना जो उद्देश्य पूरा कर लेते हैं, अपनी रोटी सेक लेते हैं और जनता के हित में वही सड़कों पर गड्ढे हैं, वही स्थितियां हैं। लेकिन हम यदि जागरूक होंगे तो निश्चित रूप से हमें पूरा फायदा सरकारों का भी और हमारे सिस्टम का भी मिलेगा। इसी तरह का, इसी नेचर का ये प्रोग्राम है, हमने डिजाइन किया है, कंसीव किया है। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले और राजनीति में चाणक्य माने जाने वाले पूर्व मंत्री चंद्राजीत सिंह भी। चंद्राजीत सिंह भी इस कार्यक्रम के सूत्रधार भी हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस पूरे सप्ताह में किस तरह की राजनीतिक उठापटक हुई है, किस तरह की राजनीतिक बयानबाजी चल रही है और किस तरह की राजनीति आगे आने वालों दिनों में होने वाली है। चुनावी गणित क्या बिछाई जा रही है, चुनावी चौसर किस तरह से बिछ रही है, इन सब मुद्दों को लेकर हम बातचीत करते हैं। तो अब हम हमारे जो सूत्रधार है कार्यक्रम के, उनका स्वागत कर लेते हैं। सिंह भी साहब, स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी, धन्यवाद। तो कार्यक्रम के वैसे तो चूंकि आप सूत्रधार है कार्यक्रम के, हम एक आध चीजें आपके समक्ष रखते चलते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहली बात जो हम आपसे जानना चाहते हैं वो देश में इस वक्त जो राजनीति चली है, पीछे दिनों भी हमने देखा है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद में कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी घमासान मचा हुआ था, क्या आपको लगता है कि वो घमासान अब मिट गया है या कि अंदर ही अंदर और कोई खिचड़ी पक रही है? कांग्रेस के अंदर घमासान का कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस नाम की चीज धीरे धीरे भारत के राजनीतिक पटल से लुप्त होती जा रही है। अब राजस्थान में 2 व्यक्तियों के संघर्ष को कांग्रेस का घमासान कहना, यह भी मैं उचित नहीं मानता। एक आदमी है जो ऊपर अपने दिल्ली की जोड़ तोड़ से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर जमे बैठा रहना चाहता है और दूसरा व्यक्ति उनको हटाने के लिए छोटे मोटे आक्रमण करता रहता है। इसलिए मैं इस घमासान को घमासान नहीं मानता। ये अनइक्वल वार है। एक आदमी सत्ता पर काबिज है और दूसरा आदमी सत्ता से हट चुका है। इसलिए इस घमासान को आप घमासान कहिए, मैं इसको साधारण घटना मानता हूं। ऐसा होता है जब कोई आदमी सत्ता में होता है और दूसरा आदमी आना चाहता है तो संघर्ष करता है, वो अपनी टीम बनाता है, अपने आंकड़े देता है, अपने समर्थकों को लाता है, कमजोरियों को नंगा करता है, उनकी फेलियर्स को बताता है और जो आदमी रहना चाहता है वो अपनी उपलब्धियों को बताता है। इसलिए इस प्रकार राजस्थान की जो राजनीति है, हमारा इशारा एक मिनट मैं 1 मिनट आपको यहाँ रोक रहा हूं। हमारा इशारा यहाँ पर आपसे एक स्पेसिफिक सवाल को लेकर है। G23 के नेता कांग्रेस आला कमान को लेकर और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर जो संघर्ष कर रहे थे और जो मीटिंग्स कर रहे थे, उसके बारे में हमने आपसे जानने का हमारे व्यूअर्स के लिए प्रयास किया है कि क्या आपको लगता है कि G23 के जो नेता हैं वो जो नेतृत्व परिवर्तन की बातें कर रहे थे वो अब समाप्त हो गई उठापटक, या कि अभी तेज है, या कि उसका असर आगामी दिनों में होने वाला है? देखिए, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो,
आपको एक बात मानकर चलना पड़ेगा कि कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए कितनी भी जी तोड़ करे, पांचों राज्यों में इतनी भयंकर पराजय के बाद भी G23 के नेताओं को मौका नहीं मिला। पूरी कोशिश की, कुछ भी नहीं मिला, चिल्लाते रह गए, कुछ भी नहीं मिला। आखिर जाकर के वही नेहरू परिवार के शरणागत होना पड़ता है और सोनिया गांधी के नेतृत्व को सब लोगों ने चरण वंदन करते हुए स्वीकार किया है। इसलिए G23 कुछ कर पाएगी राष्ट्रीय स्तर पर, मैं इसको नहीं मानता। मैंने पहले जो जवाब दिया वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में था। राष्ट्रीय स्तर पर G23 नेहरू और गांधी परिवार को हटाकर और कांग्रेस से अपना वर्चस्व कायम कर ले, ये कोरी कल्पना मात्र है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि G23 कांग्रेस का पिछलगू बनकर सोनिया गांधी के परिवार का चरणदास बनकर के जिंदा रहना चाहता है। इसलिए उनके विद्रोह का कोई अर्थ नहीं है, विद्रोह है ही नहीं। असमर्थता है, असहमति है, निजी स्वार्थों का टकराव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। G23 का कोई अर्थ कांग्रेस में हो, मैं इसे नहीं मानता। अशोक गहलोत को सोनिया गांधी ने आशीर्वाद देकर के बनाया है। 1 मिनट में अशोक गहलोत ने जाकर के G23 की मीटिंग का धज्जियां उड़ा दी और कोई बोल नहीं पाया। इसलिए G23 का कोई अर्थ नहीं है। सोनिया गांधी, उनके समर्थक, उनके शरणदास, उनके पिछलगू, वही कांग्रेस है, वही कांग्रेस की परिभाषा है। इस परिभाषा से मुक्त होना कांग्रेसियों के बस का रोग नहीं है। वेरी गुड पॉइंट। अब हम चूंकि बात चल रही है कांग्रेस की, तो कांग्रेस विपक्ष की पार्टी तो है ही है। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में, हमारे पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो लगे हाथ आपसे एक मुद्दा और हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि क्या पेट्रोल डीजल के मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस आंदोलन करना चाह रही है और विपक्ष में एक नई जान फूंकना चाह रही है, आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा जो है वो विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन पाएगा और क्या इससे जन समर्थन कांग्रेस जुटा पाएगी? विपक्ष के लिए मुद्दा क्या बनेगा ये तो विपक्ष तय करे। लेकिन आप मुझको एक बात बताइए, आप विपक्ष के सारे नेताओं को एकत्रित करिए, केवल कांग्रेस की बात क्यों करते हैं? उनसे कहिए कि अब आप ये बताइए, डीजल की अंतरराष्ट्रीय रेट के ये रहते हुए हम कैसे भाव घटा दें? क्या हम जीएसटी कम कर दें? क्या हम वसूल करना कम कर दें? क्या भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना कम कर दें? देखिए, डीजल और इसके भाव बढ़ना, मैं मानता हूं ये बहुत भयंकर स्थिति ला रहा है, मगर इसका प्रभाव देश की राजनीति पर नहीं पड़ता है। जो आदमी 100 रुपए लीटर डीजल खरीदता है वो 105 का खरीद लेगा, तो 90 रुपए लीटर में पेट्रोल खरीदता है 100 का खरीद लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एक बात बता दूं आपसे, आम जनता की रोटियों की समस्या का भी इस देश से प्रभाव नहीं पड़ता है, खाने पीने की चीज का नहीं पड़ता है। डीजल और पेट्रोल तो चंद लोगों के उपयोग की चीज है, क्या फर्क पड़ता है? इसका फर्क पड़ता है आम भाव पर। डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, चीजें महंगी होगी, चीजें महंगी होगी, दाम महंगा होगा, दाम महंगा होगा, तो जनता पर असर पड़ेगा। मगर ये कोई राजनीति में परिवर्तन कर दे, ऐसा मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी बहुत होशियारी के साथ इस समस्या का निदान करते हैं। मैं राजस्थान को लेके कहता हूं, अगर यही मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है तो राजस्थान जीएसटी घटा ही सकता है। क्यों नहीं अशोक गहलोत जीएसटी घटाते हैं? घटा देना चाहिए, उन्हें सस्ता कर देना चाहिए। प्रांतों में फर्क है 5-5 रुपए लीटर का, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। इसलिए मैं इस मुद्दे को अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं मानता। अब G23 है, डीजल शेड का मामला है, पेट्रोल की दाम है, इन दामों से राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। न तो कांग्रेस के लिए केंद्र को परिवर्तित करना आवश्यक होता है, न कांग्रेस भीतरी राजनीति में अपने नेतृत्व को बदलने में सक्षम हो जाती है। ये व्यर्थ के मुद्दे न होते हुए भी व्यर्थ के मुद्दे बन जाते हैं, क्योंकि इस देश की जनता बर्दाश्त करती है। जब देश की जनता बर्दाश्त करती है तो महंगाई का मूल्यहीन हो जाता है। देश की जनता जब विद्रोह करे तब कोई बात बनती है। ऐसी कोई संभावना मोदी के खिलाफ ये छोटे मोटे नेता मिलकर कर लें, इसकी मुझे कोई संभावना लगती नहीं है। भाव बढ़ते हैं तो बढ़ेंगे, घटते हैं तो घटेंगे। क्या मोदी जी को मजा आता है महंगा करने से पेट्रोल और डीजल? क्या उनकी लोकप्रियता बढ़ती है? क्या नहीं बढ़ती है, मगर करना पड़ता है। राष्ट्र की अन्य समस्याएं बहुत है, हमारी सामरिक शक्ति, हमारी सेना का खर्चा, हमारे विकास के मुद्दे, हमारे विकास के आयाम, हमारे प्रोजेक्ट, हमारी योजनाएं, इन सबको आगे बढ़ाने के लिए कहीं तो पैसा आएगा। तो पैसा कहां से आएगा? मैं चाहता हूं पूरा विपक्ष मिलकर मुझे इसकी जानकारी दे कि पैसा कहां से आएगा।
अगर पैसा ही नहीं आएगा तो विकास कैसे होगा? विकास नहीं होगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश आगे नहीं बढ़ेगा तो देश शक्तिशाली कैसे होगा? देश शक्तिशाली नहीं होगा तो पानी की समस्या का निवारण कैसे होगा? बिजली सस्ती कैसे होगी? हर चीज का एक दूसरे पर संतुलित व्यवहार होता है। इसलिए एक मुद्दे को ही मुद्दा मान लिया जाए, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। ये ठीक है कि डीजल और पेट्रोल की कीमत पर नियंत्रण करना चाहिए, पर नियंत्रण कैसे करना चाहिए इस पर विपक्ष को भी तो सुझाव देना चाहिए। क्यों नहीं सोनिया जी सुझाव देती है? बुलाओ ना सारे मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग और वो एक प्रस्ताव ला करके दो, मोदी जी ये कदम आप उठाओ ताकि महंगाई घट जाए, ये कदम उठाओ ताकि डीजल सस्ता। बताया क्या? किसी ने आज तक सुझाव दिया है? एक भी प्रस्ताव दिया है? केवल आलोचना आलोचना आलोचना। क्या विपक्ष का यही धंधा बाकी रह गया है क्या? क्या विपक्ष का काम केवल आलोचना करना है? एप्रिशिएट नहीं करेगी कि कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही है, कितना बड़ा विकास हो रहा है, नदी एकीकरण की बात चल रही है, हम बिजली के अंदर आज स्वनिर्भर होना चाहते हैं, पानी लाना चाहते हैं, घर घर पानी पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कुछ भी नहीं है, केवल डीजल और पेट्रोल का एक मुद्दा उठा लिया। ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो जाता है, इसलिए मुद्दा महत्वहीन होता है। वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छे से आपने उसको रखा है। और ये बात सच भी है कि अभी हाल ही में जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर खबरें आ रही हैं, और जम्मू कश्मीर हमारे लिए एक समस्या भी रही है, आतंकवाद की समस्या भी रही है, लेकिन भारत सरकार ने 140 करोड़ लाख करोड़ 140 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वहां पर दिया है जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर। 1,40,000 करोड़ रुपया, आप देखिए कितनी बड़ी रकम है। और 70,000 करोड़ रुपए का गल्फ कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर के लिए आया है। ये भारत सरकार का काम तो वाकई है, गिराने लायक काम है। तो आपने सही कहा कि वो सामरिक नीति और जो बाकी चीजें हैं उनको भी संतुलन में रखना पड़ता है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और आपकी कर्मस्थली राजस्थान की तरफ आते हैं। राजस्थान में पिछले दिनों कानून व्यवस्था के मुद्दे के ऊपर बहुत ज्यादा खबरें भी रही हैं और चर्चा भी रही है, और प्रदेश में बढ़ते दुष्कर्म के मामलों को लेकर भी चर्चाएं फैली हैं, जिसमें कि एक भाजपा विधायक ने तो प्रियंका गांधी तक को रेल की टिकट भेजी, और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गृह मंत्री अमित शाह के लिए चार्टर प्लेन भेजने की बात कही। यह मुद्दा बहुत सुर्खियों में रहा देश में। आप क्या कहेंगे, प्रदेश में किस तरह के हालात चल रहे हैं, अपराध के जो मामले हैं वो क्या कानून व्यवस्था की क्या स्थिति दर्शाते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान की कानून व्यवस्था की तुलना उत्तर प्रदेश से क्यों करते हैं? केरल से क्यों नहीं करते? गुजरात से क्यों नहीं करते? और इन प्रांतों से क्यों नहीं करते? क्योंकि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक अपराधग्रस्त प्रांत आज नहीं है, बरसों से है। वहां राजा भैया जैसे आदमी है, वहां पर आजम खां जैसे आदमी है। राजस्थान में तो कुछ है ही नहीं। राजस्थान में ऐसी कोई स्थिति नहीं। इसलिए जब अशोक गहलोत तुलना करते हैं राजस्थान के अपराधों की, तो मैं चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश से न करें, गुजरात से करें, केरल से करें, कर्नाटक से करें, तमिलनाडु से करें। क्यों भाई, खाली उत्तर प्रदेश ही क्यों दिखता है? ताकि वो अपने आंकड़े को अन्य प्रांतों के आंकड़े से कम बता सके। अब मैं रोज अखबार उठाता हूं, उठाते ही पहली खबर आती है कोई बलात्कार किया। पर बलात्कार को मैं अपराध नहीं मानता, क्योंकि राजस्थान के एक मुख्यमंत्री ने कहा है ये तो जवामर्दी, ये तो मर्दानगी का परिणाम है। तो कल थोड़े दिनों बाद कांग्रेस कह देगी कि चोरी को चतुराई मान लिया जाए, अपहरण को गुमशुदगी मान लिया जाए, खून को जुनून मान लिया जाए, तो फिर अपराध होगा ही नहीं। अपराध होगा ही नहीं। अपराध को जब आप अपराध मानने को ही तैयार नहीं हो तो आप तुलना क्यों करते? मानना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, यस हमारे यहाँ बहुत रेप हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, एमएलए पुलिस अफसरों को मां बहन की गालियां दे रहे हैं, मानते क्यों नहीं है? वो मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि मानना नहीं है। और न मानने का आधार क्या है? वो तुलना करेंगे। किससे करेंगे? आजम खान से करेंगे, राजा भैया से करेंगे, और किसी से नहीं करेंगे। अब रहा सवाल हवाई जहाज भेज के अमित शाह को बुलाने का, तो अमित शाह ने कब कहा कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है? उन्होंने तो कही नहीं कभी। कहना है तो कह के दिखाए मुझे। योगी कहे हाँ पहले से अपराध कम हुआ है, इस पर दो राय नहीं है। कितने एनकाउंटर हुए आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इन एनकाउंटर की आड़ के अंदर ब्राह्मण वत न मिल करके भाजपा की हाथ का कितना बड़ा ठीकरा अखिलेश ने और कांग्रेस ने, सारे विपक्षों ने फोड़ा। रिजल्ट क्या हुआ? ढाक के 3 पार, वही 250 से ज्यादा सीट ले आई बीजेपी। तब मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि बीजेपी 250 से ज्यादा सीट लाएगी। और आप कहते हो अखबार और काम से कुछ होता है, तो अभी आपका ऐसा कौन सा काम था जो पंजाब में कांग्रेस का सफाया हो गया? 2 सीट पर खिसक गई,
भाजपा का सत्यानाश हो गया और 90 सीट अकेले आप पार्टी वाला ले आया। आम जनता बहुत सोच कर फैसला। अब अपराध की बात करते हो तो सुनो, अपराध तो राजस्थान में बहुत ज्यादा है, मगर तुलना जब यूपी से करते हो तो कम है, तुलना जब केरल से करोगे तो ज्यादा है, तुलना जब मध्य प्रदेश से करोगे तो ज्यादा है, तुलना जब गुजरात से करोगे तो ज्यादा है। लेकिन हमारी सरकार को यह सूट करता है कि वो उन प्रदेशों से तुलना करे जहां अपराध हमसे ज्यादा है, ताकि मुझों पर ताव देकर ये कह सके कि हमारे अपराध कम है। कम और ज्यादा का तो तुलनात्मक अध्ययन होता है। आप मुझे बताइए, राजस्थान किस सरकार में किस प्रदेश से तुलना के अंदर प्रति व्यक्ति किया जाए तो अपराध में कम है? बहुत अपराध है। मुख्यमंत्री को मानना चाहिए कि हमारे प्रांत में अपराध बढ़ गए हैं। अब उन्होंने कहा कि अमित शाह यहाँ आए और हेलीकॉप्टर से देखे, क्यों अमित शाह क्या लड्डू खाने आएंगे यहाँ? आप ही देख लो ना, यू आर चीफ मिनिस्टर, ऑल पावरफुल, टोटल मेजोरिटी, आप ही देख लो, आप ही पता कर लो, आप ही हेलीकॉप्टर ले लो, आप ही चार्टर फ्लाइट ले लो, राजस्थान में घूम लो, एक एक थाने में जाओ, पूछ लो, पता लग जाएगा कि अपराध है नहीं है। इसके लिए किसी बाहर के आदमी को लाकर एग्जामिन कराने की जरूरत नहीं है। अरे हॉट तो हर मारो गोली, आप 10 पत्रकारों का एक समूह बना लो, आपको भी ले ले उसमें सुभाष, हम भी चले देंगे साथ, सर्वे करके बता देंगे कि अपराध कितने हैं। रोज एक अपराध, रोज एक बलात्कार, पत्रिका भास्कर उठाओ तो फिर ये पहली खबर आती है। इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार मुझों पर ताव देकर कहती है कि हमारे यहाँ अपराध कम है, इसलिए कि अपराध की परिभाषा बदल दी है। और मैं तो कहता हूँ राजस्थान का एक अलग ही आईपीसी बना लो, जिससे चोरी को चतुराई कह दो, समझे आप, अपहरण को गुमशुदगी कह दो, कहो ना, जैसा मैंने पहले कहा था, अपराधों की परिभाषा बदल दो आप, फिर अपराध ही नहीं। वरना अगर बलात्कार है तो शांति धारीवाल जी को मर्दानगी का प्रमाण नहीं देना चाहिए, उचित नहीं है, ये गलत है। राजस्थान में निश्चित रूप से गहलोत कोशिश कर रहा है कि मैं अपराध कम करूं, उनकी कोशिश तो मैंने संदेह नहीं किया, मैं शक भी नहीं करता हूं, पूरी ताकत लगा रहे हैं, लगाना चाहिए। मगर यह कहना कि हमारे अपराध कम है, ये गलत वक्तव्य है। आप ये कहो कि हमारे यहाँ यूपी से अपराध कम है, तो देश के एवरेज अपराध में हम किसी से कम नहीं है। हमको बड़ा शर्म आती है जब राजस्थान के अपराधों का आंकड़ा देखते हैं, या बैंकों की लूट होती है, या एटीएम लूटे जाते हैं, या बलात्कार होते हैं, थानेदारों की पिटाई हो जाती है, एमएलए पीट देते हैं, ये सब क्या है? इसके बावजूद भी आप रौब से कहते हो कि हमारे अपराध कम है। कहते नहीं है, झूठ बोलने की कोई सीमा है, उस सीमा को तोड़ना ही अगर तय है तो राजस्थान सरकार ऐसा कर सकती है, हमें ऐतराज नहीं है। अगर हम ये कहते कि राजस्थान सरकार की नीयत खराब है, वो कोशिश नहीं कर रही है, या वो प्रयास नहीं कर रही है, या वो पुलिस को टाइट नहीं कर रही है। अब आपके यहाँ एसीडी डिपार्टमेंट ने, सोनी ने कितने रेड किए हैं, तो हमने इसकी अप्रिशिएट किया है कि राजस्थान का एसीडी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जब राजस्थान की आम पुलिस गलत काम कर रही है और वो नजरों में धूल झोंक करके लोग अपराध कर रहे हैं, तो उसकी तारीफ कैसे करें? करिए अच्छा काम, हम प्रशंसा करने में कोई शंका नहीं, प्रशंसा करने में हमें कोई शर्म नहीं है, लेकिन आलोचना करना हमारा अधिकार है, आलोचना करने में हम पीछे नहीं रह सकते। अच्छी बात कही आपने। और जब बात चल रही राजस्थान की, तो एक मुद्दा जो पीछे दिन वो विधानसभा में बहुत चर्चित रहा, और रीट परीक्षा में जो धांधली है उसको लेकर और नकल माफिया को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सदन में रो दिए, वो भावुक हो गए एकदम, और रोना आ गया उनको। और ये मुद्दा भी चर्चा में रहा कि एक विधायक ने एक यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े को लेकर जयपुर, जो राजधानी है राजस्थान की, उसके सेंट्रल पार्क में 12 घंटे तक दौड़ लगाकर जनता का और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया, जबकि ये विधायक जो हैं निर्दलीय विधायक हैं और सरकार को समर्थन देने वाले विधायकों में से हैं। तो ये जो मुद्दे चल रहे हैं, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार वाकई कोई स्वीकारोक्ति की उसमें नहीं है कि कहीं कोई गड़बड़ है तो उसको लेकर कोई एक्शन में आए, या कि ये रोते रहेंगे लोग, नेता प्रतिपक्ष जैसे ही व्यक्ति रो रहे हैं, इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं? देखिए, एक बात आप मान के लो, रीट का जो भ्रष्टाचार हुआ है वो तो मैं कह चुका हूं, मध्य प्रदेश के व्यापक भ्रष्टाचार से बड़ा भ्रष्टाचार। अब यहाँ पर न्यायालय कुछ कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, क्या कर रहा है वक्त बताएगा। लेकिन इस अपराध की तो गुलाब जी को तो रोना आ गया है। ये तो गुलाब जी की मेहरबानी है कि उन्होंने छाती नहीं पीटी, वरना ये अपराध इतना बड़ा है और इसमें इतने लाखों लोगों का नुकसान हुआ है कि अगर गुलाब चंद कटारिया छाती पीटते तो भी जस्टिफाइड होता। गुलाब चंद कटारिया ईमानदार, चरित्रवान और एक बहुत अच्छे विधायक हैं, ताकत से बोलते हैं, दम से बोलते हैं। अगर उन्होंने इतना बड़ा
आंसू आ गए उनके, तो आप खुद अंदाजा लगा दो ये अपराध कितना बड़ा है। मजा जब आता जब अशोक गहलोत कहते गुलाब जी आपको रोने की जरूरत नहीं है, आपके इन आंसुओं में मेरे आंसू मिला दीजिए, मैं रीट के मामले की सीबीआई से जांच करवाऊंगा और सही तक पहुंचूंगा। लाखों लड़कों का भविष्य खराब हो गया, लाखों लड़कियां बर्बाद हो गई, इम्तिहान जीरो हो गया, पेपर लीक हो गए। अब कितने लोगों के 150 में से 135 से ऊपर नंबर है, कहां से आ गए? पेपर लीक न्यूज कहां से आ गए? ये लोग जो पास हो गए इनको नौकरियां मिल जाएगी, और जो ईमानदार हो घर बैठे रहेंगे। इस पर तो गुलाब जी को रोना ही चाहिए, और रोना हक है उनका। ये एक आदमी दौड़ लगा रहा है, वो भी वाजिब है, क्योंकि जब सरकार का ध्यान खुलता नहीं है तो अप्रत्याशित घटना करनी पड़ती है। वो निर्दलीय दौड़ा तो सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ। गुलाब जी रोए, आंसू आए तो आपका ध्यान आकर्षित हुआ। आपका ध्यान आकर्षित हुआ तो आप बोले, आपने टीवी पर दिखाया, वेरी गुड स्टेप। मैं चाहता हूं कि अच्छे काम के लिए, संघर्ष करने के लिए, बुरे लोगों को सबक देने के लिए अगर अच्छे आदमियों को आंसू बहाना पड़े तो बहाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। और अशोक जी आप पर तो किसी ने आरोप लगाया नहीं, किसी ने कहा क्या रीट में आपने कुछ गड़बड़ किया? अभी तो नहीं कहा है, फिर आपको क्या चिंता है? करवा लीजिए ना जांच, सुभाष गर्ग की हो, लोटा जिसकी होनी हो जाएगी, जांच करनी चाहिए। अब ये मामला कोर्ट में है, क्या पता कोर्ट कितने दिनों बाद कहेगा कि ये मामला सीबीआई के लायक है। कोर्ट को रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। जिस दिन कोर्ट कन्विंस हो जाएगा कि मामला सीबीआई के लायक है, मामला सीबीआई में चला जाएगा। जब मामला सीबीआई में चला जाएगा तो मेजरमेंट कुछ और होंगे, उसका जांच कुछ और होगा, उसका नाप कुछ और होगा, उसके तरीके कुछ और होंगे। कई राजस्थान में ऐसे मामले हुए तो साधारण पुलिस निर्णय पर नहीं पहुंचती, पर सीबीआई ने पहुंचा दिए थे। इसलिए मैं ये मान के चलता हूं, आपने जो पूछा है प्रश्न वाजिब है। रीट का मामला भ्रष्टाचार की चरम सीमा है, इस पर तो चरम सीमा पर ही जांच होनी चाहिए, अन्वेषण होना चाहिए। हमने कभी सही बात के लिए सरकार की आलोचना नहीं की, और जो गलतियां हुई है उसकी आलोचना न करें तो हम काहे के पत्रकार हैं, हम काहे के राजनीतिक आदमी है। हम 50 साल से राजनीति में हूं, 60 साल से, तो मैं जानता नहीं हूं कब कब किसने क्या क्या आलोचना की है। अरे आप भूल गए 1962 में टीटी कृष्णामाचारी द्वारा एक भ्रष्टाचार हुआ था, इस पर कृष्णा मेनन ने बड़ी कैबिनेट की मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू का इस्तीफा मांग लिया। वो भी एक लोकतंत्र था, वो भी एक महानता थी। फिर हजारे कमीशन बैठा और हजारे कमीशन ने जांच की। मैं तो ये कहता हूं भ्रष्टाचार पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कोई बड़े से बड़ा आदमी भ्रष्टाचार की लॉ में तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और इन भ्रष्टाचारियों के जीवन यापन, तरीका, तौर सबकी जांच होनी चाहिए। सारे मंत्री तो भ्रष्ट नहीं है, सारे मंत्रियों पर तो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाए, तो क्या बुराई है आपको? किसी ने लगाया ही नहीं सब पर। पर जब कोई है, किसी का नाम आ रहा है, स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं मीटिंग के अंदर कि बोलिए 4 सालों में पैसे खाए जाते हैं कि नहीं, और वो मंत्री बेशर्मी से मुस्कुरा कर कहता खाए जाते हैं। तो तू काय का मंत्री है? दे दे इस्तीफा, छोड़ दे नौकरी, जरूरी है क्या बैठे रहना? मुख्यमंत्री ने ये पूछ करके उसको तो जीरो कर दिया। और मुख्यमंत्री जी आप ये बताइए, अगर आपके मंत्री इन अपराधों के अपराधी हैं तो आप उनको संरक्षण देने के अपराधी कैसे नहीं? आपको कड़ा स्टेप लेना चाहिए। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि रीट जैसे बड़े मामले में भी आपका नाम नहीं लिया गया। ये भी तो विपक्ष की मानता है। यू डोंट अप्रिशिएट अपोजिशन, यू ओनली कंडेम अपोजिशन, दिस इज नॉट फेयर। अपराध के मामले में भी आपने कहा, अमित शाह को क्या कहते हो, बढ़ाओ ना एक कमेटी, भेजो ना जनता को जांच विचार करने के लिए। एक थाने में जाए, बस्ती भी जाए, धौलपुर भी जाए, भरतपुर भी जाए, पाली भी जाए, सब जगह जाए, पता लगाए कि अपराध की क्या स्थिति है। और जब वो निष्पक्ष हो गए कह दे कि अपराध कम हुआ है तो हम बधाई दे देंगे, और वो कह देंगे अपराध ज्यादा हुआ है तो आप हमें बधाई दे देना कि हमने जांच करवा दी, वरना आप तो कोई इजीली जांच करने वाले हो नहीं। ये है सारी स्थिति। वेरी गुड, अच्छी बात कही हो आपने। एक चीज जो पुराने जमाने से जो आपने उठाई है बात को, एक उसमें हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के नॉलेज के लिए कि ये जो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, अभी कल ही हमने मनाया है, बहुत ही उल्लासपूर्वक मनाया है। और वैसे तो अब ये सरकारी एक औपचारिकता का ही मामला है, जनता तो इसमें ज़्यादा कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती नहीं है, क्योंकि जनता को उस तरह से एहसास ही नहीं कराया गया कभी कि राजस्थान एक प्रांत किस तरह से बना है, किस तरह से उसमें जन भागीदारी होनी चाहिए। और आप चूंकि 6 दशक से राजनीति में हैं, तो क्या ये बात सही है क्या कि सनातनी जो संवत है, जो चैत्र अब आ रहा है, चैत्र मास हमारा जो सनातनियों का जो नववर्ष आएगा 2 अप्रैल को वो है,
तो जब ये राजस्थान बनाया गया उस वक्त 1949 में, उस दिन संयोग से वो 30 मार्च का दिन था, लेकिन जो मुहूर्त निकलवाया गया था वो नववर्ष प्रतिपदा का मुहूर्त था। लेकिन अब हमने परिपाटी में 30 मार्च को उसको रख लिया है। तो क्या आपको भी ध्यान आता है क्या कि ऐसी चीज आपको, चूंकि बहुत पुराने समय से राजस्थान की राजनीति करते हैं, तो ये हम क्या 30 मार्च को ही मनाएं कि चैत्र नववर्ष के ऊपर मनाना चाहिए हमको? और दूसरा इसी में सप्लीमेंट, दो ही मना लो यार, क्या झगड़ा है? 30 मार्च को संवैधानिक मान लो, 2 मार्च को धार्मिक मान लो, दोनों में सम्मान कर लो। राजस्थान एक प्रदेश बन गया था 30 मार्च को, और 2 मार्च को मनाना चाहते हैं। ये सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ऐसा किया जा रहा है, और चूंकि हम सनातनी हैं, हमें इसमें ऐतराज भी नहीं है। अब ये कोई इश्यू नहीं है, मनाओ तो ठाट से, जनता की भागीदारी तो करो। चंद IAS IRS अफसरों को बुला लोगे, चंद राजनीतिज्ञों को बुला लोगे, बंद हॉल में मीटिंगें कर लोगे, इससे क्या हो जाएगा? अगर आपको राजस्थान दिवस मनाना है तो हजारों लाखों लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यस, उनका भागीदारी होनी चाहिए। इसमें एक बात जो सामने आई है, अभी कल हमने बहुत इस मामले में चर्चा कराई है, एक बात ये सामने आई कि राजस्थानी भाषा को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। इसकी वजह से संभवतः ये जो एकाकार होना चाहिए था राजस्थान को, वो नहीं हो पाया। जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिल में, कन्नड़ में ये भाषाओं को मान्यता है, इसलिए वो प्रदेश उन भाषाओं के तौर पर अपनी एक रूपता रखते हैं। हमारे यहाँ एक कमी है। क्या लगता है आपको, राजस्थानी भाषा को मान्यता क्यों नहीं मिल पा रही है, और ये मिलनी चाहिए या इसके लिए? इसका मूल कारण तो ये है कि राजस्थानी भाषा और हिंदी भाषा के अंदर बेसिक बहुत ज्यादा अंतर है नहीं। फिर क्या है कि हमारे यहाँ तो हर 100 किलोमीटर के बाद भाषा बदलती है। गोडवार में जाओगे गोडवारी भाषा, जालोर में जाओगे तो जालोरी भाषा, जैसलमेर में जाओगे तो बाड़मेरी भाषा, चूरू में जाओ तो चूरू की भाषा, अलग अलग टुकड़ों में भाषा बटी हुई। इसलिए सबसे पहले तय होना चाहिए कि मारवाड़ी भाषा की परिभाषा क्या है। व्हाट इज मारवाड़ी भाषा? मारवाड़ में जाओगे तो मारवाड़ी है, शेखावत में जाओगे तो शेखावती है। एक भाषा हो, एक बात हो, उसके बाद सारे लोग मिले, सब प्रांतों के लोग मिले, सारे विधायक मिले, सारे सांसद मिले, और मिलकर के जाए भारत सरकार के पास, और मोदी जी को इस बात के लिए बाध्य करें कि हमारी भाषा को मान्यता दीजिए। अब जैसे गुजरात में भी है, काठियावाड़ी भाषा अलग है, बड़ौदा की भाषा अलग है, गुजराती भाषा अलग है, मगर भाषा को मान्यता है, तो राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी ही चाहिए। इसके लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं, 2-3 लोग हैं जिन्होंने सारा जीवन इस संकट में दे दिया है। जलती अखबार ने भी इसके लिए अपनी जान और जिंदगी लगा दी है, मैं अप्रिशिएट करता हूं। मैं तो चाहता हूं सुभाष जी, इस वीडियो को आप और हम मिलकर उठाएं कि राजस्थानी भाषा को राष्ट्र में मान्यता मिले, और भारत की संसद में मारवाड़ी भाईडला के गीतों के साथ साथ लोग मारवाड़ी भाषा में अपनी बात कह सकें। इससे अच्छा कुछ नहीं। वेरी गुड। लास्ट में एक सवाल हम आपसे और करना चाहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इन दिनों बहुत सक्रियता दिखा रही हैं। नई दिल्ली में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकातें की हैं। क्या लगता है आपको, क्या किस तरफ ये चीज जा रही है, किस तरह का राजनीतिक संदेश है इसके पीछे? उनको अपनी लोकप्रियता पर शक है, इसलिए घूम रही है। वो, उन्हें घूमने की जरूरत नहीं है। वो तो सर्वमान्य लोकप्रिय नेता रही है 10 साल तक, आज भी सर्वमान्य नेता है। वो किसको संतुष्ट करने के लिए घूम रही है, इसका उत्तर तो आप वसुंधरा जी से पूछिए। क्या वो नड्डा का सर्टिफिकेट चाहती है अपनी लोकप्रियता के लिए? क्या मोदी जी का सर्टिफिकेट चाहती है? क्या अमित शाह का सर्टिफिकेट चाहती है? अरे वसुंधरा राजे को तो पूरे प्रदेश की जनता ने ऑलरेडी प्रमाण पत्र दे दिया है, उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। सवाल तो यह है कि उनके लोकप्रियता का मूल्यांकन सही हो जाए, इसलिए वो प्रयास कर रही है, और मैं इसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता। वसुंधरा लोगों से मिलने जा रही है, उनसे बड़ा है। वसुंधरा से बड़ा नेता न तो नड्डा है, न अमित शाह है, न कोई और है। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय नेता है, मानता हूं। अमित शाह बहुत होशियार, इंटेलिजेंट, दबंग और डायनामिक गृह मंत्री है, इसको मानता हूं। लेकिन लोकप्रियता के मामले के अंदर वसुंधरा किसी से कम नहीं। इसलिए वसुंधरा जी, आप घूम करके किसको संतुष्ट कर रही, क्यों घूम रही हो आप? क्या बात है भीड़ इकट्ठा करने की? आप जहां जाओगे भीड़ आएगी, जैसे कांग्रेस में है। अब सचिन को अपनी लोकप्रियता प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। सचिन जहां जाएगा हजारों लोग आ जाते हैं। तो लोकप्रियता साबित करनी है तो गहलोत जी करे, या लोकप्रियता साबित करनी है तो गजेंद्र करे, लोकप्रियता साबित करनी है तो ओम बिरला करे।
वसुंधरा जी को तो लोकप्रियता समित करने की जरूरत नहीं है। शी इज नेचुरली द मोस्ट पॉपुलर लीडर। इसलिए वो बार बार जाकर के बड़े बड़े नेताओं से, जिन बड़े नेताओं को मेरी नजर के अंदर मैं वसुंधरा जी के छुटपैये से ज्यादा पद नहीं देता, उनके पास जाके के प्रमाण पत्र के लिए घुसने की जरूरत नहीं है। समय आएगा, जनता मांग कर लेगी, जनता मांग कर लेगी, आपको नेतृत्व मिल जाएगा। और कोई विशिष्ट कारणों से मोदी अमित शाह आपको नेतृत्व नहीं देते हैं तो आपको इस भागदौड़ का कोई फलवान नहीं आएगा, आपको इसका लाभ नहीं होगा और किसी अन्य आदमी को राजस्थान का नेतृत्व मिलेगा। वो फिर कोई भी हो सकता है, वो दिया कुमारी भी हो सकती है, हो सकता है ओम बिरला भी हो सकता है, ओम माथुर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस झगड़े में नहीं पड़ सकता। आम जनता से पूछोगे तो लोक परिषद में आपको 10 पैसे 8 नंबर मिलेंगे, तो इन सब नेताओं को 10 पैसे 4 मिल जाए, इसकी संभावना नहीं है। वेरी गुड। तो अब हम कार्यक्रम समाप्त करने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात जो हम आपसे न पूछ पाए हो वो आप और कह लीजिए। आपने मुझसे यह नहीं पूछा कि मेरा उद्देश्य क्या है, बताइए। आपको पूछना चाहिए था। मैं बाहर जाऊं कर रहा हूं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने वक्तव्य दे रहा हूं, सब भाजपा के पक्ष में दे रहा हूं। मैं सनातन धर्म और हिंदुत्व का रक्षक बनना चाहता हूं और पूरे देश को ये मैसेज देना चाहता हूं कि मेरे लिए राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, हिंदुत्व, सनातन और जैनिज्म इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसको प्रमाणित करने के लिए मैं हूं। मैं स्पष्ट कर चुका हूं, मैं कुर्सी का भूखा नहीं, मैं टिकट का भूखा नहीं, मैं पद का भूखा नहीं, मैं संपत्ति का भूखा नहीं, लेकिन जहां तक सिद्धांतों का सवाल है, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, हिंदुत्व, सनातन और जैनवाद का भूखा मैं हूं। उस भूख को मिटाने के लिए मैं आता हूं और मैं चाहता हूं आप इस संबंध में जब मौका मिले मुझसे सवाल पूछें। वेरी गुड। तो आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे राजनीति के बहुत ही लंबे चौड़े अनुभव वाले और राजनीति के खिलाड़ी, रणनीतिकार, राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंह भी। और चंद्रराज सिंह भी ने अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ इस वक्त चल रहा है वो आपके समक्ष रखा है। सिंघवी साहब, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सुभाष जी। तो आपने सुना, ये था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल, जो कि समर्पित है हमारी राजनीति को। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।